एआई एंड सोसाइटी। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि सोसाइटी में ज़ाहिर है एआई का क्या किरदार है और सोसाइटी किस तरह ग्रो कर सकती है एआई से, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये है आ रियलिस्टिक व्यू ऑफ एआई। रियलिस्टिक व्यू ऑफ एआई, आई सपोज कि एआई इज़ सुपर पावर, ऑटोमेट करती है, फास्ट काम होता है, पॉनी ट्रिक होता है, लेकिन जब ये इम्प्लीमेंट होता है तो ये बहुत बिगर इम्पैक्ट डालता है बहुत सारे कामों पर, बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारी बिजनेस वैल्यूज़ पर बहुत ज़्यादा बिगर इम्पैक्ट डालता है। हमें गोल्डीलॉक रूल फॉलो करना चाहिए जो क्या कहता है कि नीदर टू ऑप्टिमिस्टिक नॉर टू पेसिमिस्टिक, यानी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक ना हो जाए कि बहुत ही ज़्यादा उससे उम्मीदें बांध लें कि एआई जो है बस एआई है, सब कुछ हो जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्टिक ना हो जाए कि नहीं यार कुछ भी नहीं हो सकता, इससे कुछ भी नहीं हो सकता। डोंट ओवर स्पेंड ऑन अननेसेसरी डेंजर, कि ख़तरा महसूस ना करें, एआई से डरे नहीं कि आप बहुत ज़्यादा जो है उसके बारे में सोच रहे हैं। जिस तरह लोग कहते हैं कि एआई विंटर क्या चीज़ है। जब एआई लोगों ने करना शुरू करी, मशीन लर्निंग करना शुरू करी, तो एक वक्त ऐसा आया कि एल्गोरिदम्स जो इम्प्लीमेंट हुए उसके रिज़ल्ट्स अच्छे आना बंद हो गए, यानी जहाँ काम जितना हुआ था वहीं रुक गया। अब रिसर्चर्स काम कर भी रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे थे। तो फिर लोगों ने ये ख्याल करना शुरू किया कि ये फेल कॉन्सेप्ट है, ये मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है ये बेकार है, इस पे अब काम नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता। इवन कि लोग रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं करा पाते थे इन टॉपिक्स के ऊपर। पब्लिशर्स जो हैं वो उनको लेते ही नहीं थे जर्नल्स, तो वो उन्हें नाम चेंज करके और बहुत सारे तरीक़ों से जो है ना वो अपने पेपर जो है पब्लिश कराया करते थे। तो ये एक ऐसा पीरियड था जिसे एआई का विंटर कहा जाने लगा। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता था, किसी के पास जाए इन्वेस्टमेंट के लिए तो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, रिसर्च पे कोई पैसे खर्च करना नहीं चाहता था। तो एक विंटर आ गया था एआई के अंदर। फिर बाद में जब डीप लर्निंग का दौर आया और रिज़ल्ट्स बेहतरीन होना शुरू हुए कोई 2010, 12, 11 के बाद, तो ये विंटर ब्रेक हुआ और कहना चाहिए कि एआई की फील्ड में बाहर आ गई। अब कुछ लोग ये ख्याल करते हैं अगर ऐसा हो गया दोबारा कि कुछ सालों बाद जो है ना वो यही वाली सिचुएशन आ गई एआई विंटर वाली, तो उनके लिए ये कहना है कि भाई ये एआई विंटर अब अगर दोबारा एआई विंटर आ जाता है तो अभी एआई इतना कुछ कर चुकी है मेरे ख्याल में कि वही इतना कुछ है कि जिसकी बेस पर बहुत सारी डेवलपमेंट और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो सकती हैं और बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, बहुत एडवांस काम किए जा सकते हैं। तो लिहाजा एआई विंटर को सोचकर जो है वो डरना नहीं चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने से, पढ़ने से और हर डोमेन के अंदर जो है वो एआई विंटर का खौफ अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ एआई, कि एआई की लिमिटेशंस क्या हैं। सबसे पहली लिमिटेशंस है लैक ऑफ डाटा या शॉर्टेज ऑफ डाटा या स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। अगर डाटा आपके पास कम है तो फिर हम बेहतर रिज़ल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये सबसे मेन लिमिटेशन है कि आपके पास डाटा इनफ अमाउंट में होना चाहिए। एक्सप्लेनेबिलिटी इज़ हार्ड, कि किसी को ये एक्सप्लेन करना कि ये एआई का एल्गोरिदम किस तरह वर्क कर रहा है, ये आखिर हम इनपुट दे रहे हैं, ये हमें आउटपुट निकाल के दे रहा है, या आखिर दरमियान में हो क्या रहा है, न्यूरल नेटवर्क की लेयर्स में दरमियान में क्या हो रहा है, किस तरह वो वैल्यूज़ आ रही हैं, इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। जब एक्सप्लेन करना मुश्किल है तो कन्विंस करना भी आमतौर पे लोगों को मुश्किल होता है। लेकिन कन्विंस होते हैं लोग रिज़ल्ट्स के बाद। जब रिज़ल्ट्स प्रॉपर आना शुरू होते हैं, लोग आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ उनका रुझान बढ़ना शुरू हो जाता है और एक्सप्लेनेबिलिटी की ज़रूरत जो है वो फिर कम पड़ती है जब रिज़ल्ट्स आपके बेहतरीन हो जाते हैं। एक और लिमिटेशन ये है कि एआई मॉडल्स को अगर बायस्ड डेटा दिया जाए तो वो बायस्ड हो जाते हैं। बायस्ड का मतलब क्या है कि वो जानिबदार हो जाते हैं, सही फ़ैसला नहीं कर पाते हैं, तरफदारी करने लगते हैं।
ये ऐसा खुद नहीं करते, लेकिन चूंकि हमने डाटा उनको बायस दिया होता है लिहाजा वो बायस्ड हो जाते हैं। एक और लिमिटेशन एडवर्सरियल अटैक्स की है कि आपने डाटा प्रोवाइड किया हुआ है जो बेहतरीन शक्ल में है, या इमेजेस पे आपने ट्रेन किया वो बेहतरीन शक्ल में है, अब आपके पास इमेजेस मॉडिफाइड शक्ल में आ रही हैं, या यूज़र आपके मॉडल को मॉडिफाइड शक्लें दे रहा है, तस्वीरें प्रोवाइड कर रहा है कि आपका मॉडल जो है वो सही उस पर डिसीजन नहीं ले पा रहा। तो ये एक तरह का अटैक होता है मॉडल के ऊपर कि उस मॉडल को डिस्टर्ब किया जाए, उसकी लर्निंग को डिस्टर्ब किया जाए, जिसको हम एडवर्सरियल अटैक कहते हैं। लेट्स डिस्कस बायसनेस कि वाई बायसनेस मैटर्स। ये इतना अहम इशू है बायसनेस का डाटा के साथ कि अगर डाटा बायस्ड है तो मॉडल बायस्ड हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हायरिंग टूल है जो लोगों को हायर कर रहा है। आपने उस मॉडल को ट्रेन कराने के लिए कैसा डाटा दिया? आपने 1000 रिकॉर्ड्स प्रोवाइड किए और 1000 रिकॉर्ड्स के अंदर से डाटा प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। उस 1000 रिकॉर्ड्स के अंदर ज़्यादा रुझान इसका था कि मेल कैंडिडेट्स जो हैं वो सारे फेल हो रहे थे, हायरिंग में, इंटरव्यू में फेल हो रहे हैं। फ़ीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो सारी की सारी इंटरव्यू में पास हो रही हैं। अच्छा, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन आपने रिकॉर्ड्स ही ऐसे जमा किए हैं कि जिसके अंदर यही इस किस्म का डाटा है। अब आपने मॉडल को ट्रेन करना शुरू किया। जब मॉडल उस डाटा पे ट्रेंड हो गया तो मॉडल ने लर्न कर लिया। अब क्या होगा कि मॉडल के पास जब प्रिडिक्शन के लिए कोई चीज़ आएगी तो वो मॉडल बायस्ड है। जिस तरह हम अगर इंटरव्यू कर रहे हों और सारे मेल्स जो हैं फेल हो रहे हों उस इंटरव्यू में और फीमेल्स पास हो रही हों, अब क्या है, अब जब नेक्स्ट मेरे पास कोई मेल इंटरव्यू के लिए आएगा तो मेरा जो माइंड है वो पहले ही बायस्ड होगा कि यार ये भी क्यों आ गया भाई, फेल तो इसको होना ही है। जबकि ये डिसाइड मुझे पहले नहीं करना चाहिए था जब तक मैं उसका इंटरव्यू कंडक्ट ना कर लूँ। लेकिन चूंकि मेरे पास डाटा इस तरह से आया है कि अब मैं हर मेल के बारे में ये ख्याल करने लगा हूँ कि ये फेल हो जाएगा। इसी तरह से मॉडल भी बायस्ड डेटा लेकर बायस्ड हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे एडवर्सरियल अटैक्स कि मॉडल को परेशान कैसे किया जाता है, मॉडल को तंग कैसे किया जाता है। मॉडल को ट्रेन किया गया एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पिक्चर्स के ऊपर, लेकिन अब हम मॉडल को जब टेस्टिंग कर रहे हैं उसे तस्वीरें ट्विस्ट करके दे रहे हैं, उसके रिज़ल्ट्स बेहतरीन नहीं आ रहे। ठीक है, इसमें आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। जिस तरह एग्जाम्पल स्पैम फ़िल्टर्स की है। स्पैम फ़िल्टर्स के अंदर जब ईमेल आती है तो उसके अंदर से वो कंटेंट को प्रोसेस किया जाता है और कंटेंट को गैस कर लिया जाता है कि कंटेंट जो है वो स्पैम टाइप का कंटेंट है अगर, तो वो स्पैम में डाल देता है। लेकिन अब अगर कोई ऐसी ईमेल लिखी जाए जो कि मल्टीपल टाइप ऑफ कंटेंट पर मुश्तमिल हो, जिसके अंदर स्पैम टाइप की भी कुछ लाइंस हो और नॉर्मल ईमेल्स की भी कुछ टाइप हो और डिफरेंट टाइप की भी कुछ लाइनें लिखी हुई हो, उसके अंदर स्पैम वाला मटेरियल भी लिखा हुआ हो, तो अब मॉडल को जब वो प्रोवाइड किया जाएगा तो मॉडल विल बी कंफ्यूज्ड कि भाई ये इसको किस कैटेगरी में डालूं, किसी कैटेगरी में लाए कर नहीं पा रहा। इस तरह से मॉडल की डिस्टर्बेंस होती है। तो इस तरह के अटैक्स को एडवर्सरियल अटैक्स कहते हैं। एडवर्सरियल अटैक्स के बाद एक तरह का अटैक और होता है जिसे हम फिज़िकल अटैक कहते हैं। फिज़िकल अटैक में हम देख रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल सड़क के किनारे जो हैं वो ट्रैफिक के साइंस लगे हुए हैं, राउंड अबाउट का सिंबल लगा हुआ है। अब राउंड अबाउट के सिंबल के ऊपर कोई स्टिकर चिपका के चला जाए, आधा नज़र आ रहा है आधा नज़र नहीं आ रहा। अब जब सेल्फ ड्राइविंग कार जो है वो चल रही होगी तो अब वो परेशान है कि भाई आया ये सिंबल आखिर है कौन सा, ये तो प्रॉपरली नज़र ही नहीं आ रहा। इसी तरह से कोई इमेज है, किसी शख्स की इमेज दी हुई है, अब उसने कोई मास्क लगा लिया है, कोई अजीब से ग्लासेस लगा लिए हैं, बड़े से ग्लासेस लगा लिए हैं कि आइज़ नज़र नहीं आ रही, या कुछ इस तरह की फ़िज़िकल चेंज जो है वो उसके अंदर नज़र आ रहा है। तो ये एक तरह का फ़िज़िकल अटैक होता है जो मॉडल के ऊपर होता है। अभी तक हमने AI के बहुत सारे यूजेस देखे और
हमने हर सारी बात, जितनी भी बातें की हैं सारी बड़ी कारामद बातें थी कि बड़ा फ़ायदा होगा, बड़ी सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, चीज़ें जब आती हैं वजूद में तो वो अपने दोनों चीज़ें रखती हैं, उनका इस्तेमाल अच्छा भी होता है और उनका इस्तेमाल बुरा भी होता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडवर्स यूजेस ऑफ एआई, कि एआई का गलत इस्तेमाल जो है वो किस तरह किया गया। इसके अंदर जो सबसे पहली मिसाल है वो एक एल्गोरिदम है जिसे डीप फेक्स कहते हैं, डीप फेक्स एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम ने क्या किया, ये जिस शख्स ने लिखा उसने एक ऐसा एल्गोरिदम है जो कि मुख्तलिफ़ सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस की बोलने का स्टाइल और पिक्चर और आवाज़ को कॉपी करके जो है वो काम करता है और बाद में एक फ़ेक वीडियो जनरेट करता है जिसके अंदर वही शख्स, वही सेलिब्रिटी या वही पॉलिटिशियन जो है वो बोल रहा होता है, उसकी आवाज़ भी वही होती है, उसके बोलने का स्टाइल भी वही होता है और इतना एक्यूरेट होता है कि ह्यूमन तो उसको गैस नहीं कर सकता कि ये जो वीडियो चल रही है टीवी के ऊपर, ये जो आवाज़ आ रही है इस वीडियो में, ये ओरिजिनल नहीं है, ये सिस्टम जनरेटेड है और ये फेस भी सिस्टम जनरेटेड है, उसको गैस नहीं कर सकते। आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि डीप फेक्स की जाके वीडियोज़ यूट्यूब करके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस तरह काम कर रहा है। जब बाद में जिस शख्स ने ये एल्गोरिदम लिखा उसी को ज़ाहिर है फिर थोड़ी मार पड़ी होगी, तो फिर उसी ने इसका एंटी एल्गोरिदम लिखा कि किस तरह से किसी वीडियो को हम गैस करा सकते हैं कि ये ओरिजिनली स्टेटमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा किसी पॉलिटिशियन का, ये इसने कहा भी है ये बात या नहीं की है। तो वो एक तरह से कहते हैं हम कि भाई शिकवा लिखा था, अब उसने जवाब शिकवा भी लिख दिया। आज का हमारा टॉपिक है और ये हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ एआई एंड डेवलपिंग इकनॉमी, क्योंकि हमारा मुल्क एक डेवलपिंग इकनॉमी है और इसमें एआई का क्या किरदार है, क्या हो सकता है, किस तरह एआई जो है वो काम कर सकती है, आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। डेवलपिंग इकनॉमीज़ जो है वो ग्रेजुअली मूव करती हैं लैडर पे, आहिस्ता आहिस्ता वो परवान चढ़ती हैं और उसके अंदर जो सबसे निचले लेवल्स पर जो चीज़ें होती हैं उनमें ज़्यादा ऑटोमेशन अप्लाई करने के चांसेस होते हैं। तो हमारे कंट्री के लिए एआई एक लीप फ्रॉग का काम कर रही है, यानी हम इसको एडॉप्ट करके एक लॉन्ग जंप लगा सकते हैं, अपनी इकनॉमी को एकदम बूस्ट करा सकते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता इकनॉमी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन ये एआई एक ऐसा फैक्टर है इस वक्त दुनिया में कि अगर हमने इसको फौरी तौर पर एडॉप्ट कर लिया और हम इसके अंदर अच्छे लोग प्रोड्यूस करने में कामयाब हो गए तो हम बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो रिज़र्व बना सकते हैं और एक लीप फ्रॉग की तरह एक लॉन्ग जंप जो है वो इसके अंदर लगाया जा सकता है इकनॉमी के अंदर। एआई जो कम्युनिटीज़ हैं वो अब भी इमैच्योर हैं, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है, यानी ओपन ग्राउंड है। आप ये नहीं कह सकते कि अब चाइना की या यूएस जो है ना बिल्कुल छा चुके हैं, अब कोई इतना काम कर लिया है कि कोई और जो है ना वो उसके अंदर मज़ीद काम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। ये ओपन ग्राउंड है, अभी नेसेंट फील्ड है, इसको अडॉप्ट किया जा सकता है और बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें काम किया जा सकता है। इसमें सजेशन ये होती है एक्सपर्ट्स की कि हम वर्टिकल इंडस्ट्रीज़ को जो है वो स्ट्रेंथन करें, यानी जो काम आप कर रहे हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसको ऑटोमेट किया जाए, ऑटोमेट करके उसे बहुत अच्छा परफॉर्म किया जाए, उसी काम को अच्छा किया जाए। अपने जिस काम में आपकी एक्सपर्टी है उसी काम को आप और अच्छे अंदाज में ऑटोमेशन के थ्रू परफॉर्म करना शुरू कर दें। इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन एआई इन जनरल, यूज़ एआई वेयर यू आर गुड एट, यानी कि आप जनरल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में ना सोचें कि मैं यहाँ लगा लूँ वहाँ लगा लूँ, बल्कि आप कोशिश ये करें कि उस काम पर एआई को अप्लाई करें जिस काम में आप पहले ही बहुत अच्छे हैं। इस टॉपिक में हम जानते हैं एआई और उसके इम्पैक्ट्स जॉब्स के ऊपर। ये कुछ फिगर्स यहाँ पर कोट किए जा रहे हैं, ये मेरे नहीं हैं या इधर उधर से कलेक्टेड नहीं हैं, ये ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट, उसके फिगर्स हैं। वो क्या कहता है इस बारे में कि एआई इज़ ऑटोमेशन ऑन स्टेरॉइड्स, लाइक जॉब्स जो डिस्प्लेस होंगी 2030 तक उनकी तादाद कोट करते हैं 400 से 800 मिलियन जॉब्स
डिस्प्लेस्ड होंगी। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है जो डिस्प्लेस होगा। लेकिन खुशखबरी इसमें ये है कि 555 से लेके 890 मिलियन तक की जॉब्स नई क्रिएट भी होंगी। तो जो जॉब्स डिस्प्लेस होंगी उनका काउंटर सॉल्यूशन क्या होगा, किस तरह उनको काउंटर किया जाएगा। तो हमारे मुल्क में तो जो कंडीशनल बेसिक इनकम नहीं होती, लेकिन जिन मुल्कों में है वहाँ वो सजेस्ट करते हैं कि ठीक है, वो जिन लोगों की जॉब रिप्लेस हो गई उन्हें कंडीशनल बेसिक इनकम तो मिल रही, अब उन्हें उस बेसिक इनकम को कंडीशनल बेसिक इनकम करना पड़ेगा। यानी वो बेसिक इनकम दी तो जाएगी लेकिन उसके साथ कोई ना कोई कंडीशन होगी कि भाई आपकी अगर जॉब रिप्लेस हो गई है, डिस्प्लेस हो गई है, तो अब आप ये नया हुनर सीखें, ये सीखते रहेंगे, आपको बेसिक इनकम मिलती रहेगी, इनकम भी मिलती रहेगी और फाइनली आप हुनर भी सीख लेंगे, आप वो नई टेक्नोलॉजी भी सीख लेंगे। कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे उसकी दूसरी जॉब बहाल हो सके। दूसरा इसकी सॉल्यूशन ये है कि पॉलिटिकल बेसिस पर इसको लीगलाइजेशन की जाए, कानून साजी की जाए डिफरेंट अंदाज में कि भाई किस तरह काम होगा। जॉब्स अगर ख़त्म होती हैं तो जिन लोगों की ख़त्म हो रही हैं उनको किस तरह जो है वो कहीं दूसरी जगह एडजस्ट किया जाएगा। कोई भी कानून साजी जो है उसके लिए होनी चाहिए ताकि रिप्लेसमेंट का इम्पैक्ट जो है वो कम से कम हो सके और लोगों को कोई नैमुल बदल जो है वो उसकी रिप्लेसमेंट में जॉब जो है वो मिल सके। फिर कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आप साथ साथ जो है वो AI बेस्ड लर्निंग भी शुरू कर दें। अपनी जॉब के साथ साथ लर्निंग शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को शिफ्ट करना शुरू करें, अपनी जॉब और AI को बराबर लेवल पे लेकर आएँ, और ताकि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में आते हैं तो आप जो है ना वो AI की नॉलेज रखते होंगे। तो गाइज़, ये इस तरह से हम अपने कोर्स के अख्ताम पर पहुँचे हैं। लास्ट आप स्लाइड देख रहे हैं जिसमें समरी नज़र आ रही है, ये वो टॉपिक्स हैं जो हमने इस पूरे कोर्स के अंदर कवर किए हैं। ओवरऑल इनको डेप्थ में भी देखा है, इनकी फ़र्दर डिटेल्स में भी एक बार फिर रिवाइज़ करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज़ AI, इसके अंदर हमने सारी डिटेल्स देखी, सुपरवाइज लर्निंग की, किस तरह मैपिंग होती है, किस तरह काम किया जाता है, न्यूरल नेटवर्क किस तरह काम करता है, ये सारी डिटेल हमने व्हाट इज़ AI के टॉपिक में कवर की। उसके बाद हमने देखा बिल्डिंग AI प्रोजेक्ट्स के AI प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने के लिए हमारे पास क्या एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, किस तरह से लोग हायर करने चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, डाटा एक्विजिशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, डाटा वेयर हाउस किस तरह की होनी चाहिए, ये सारा डिस्कशन इस टॉपिक के अंदर कवर किया गया। तीसरा था बिल्डिंग AI इन योर कंपनी, कि अगर हम अपनी कंपनी के अंदर AI डिपार्टमेंट फॉर्म कर रहे हैं तो उसका फंक्शन क्या होगा, वो किस तरह काम करेगा, वो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ किस तरह कम्युनिकेट करेगा, उसका आया वो कम्बिनेशन में काम करेगा या वो अलग डिपार्टमेंट होगा, अलोन जो है ना वो आइसोलेशन में काम करेगा। तो ये सारी बातें हमने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करी। चौथा टॉपिक था हमारा AI एंड सोसाइटी, जो हमने डिस्कस किया कि सोसाइटी में जो है वो AI क्या है, वो सोसाइटी में क्या किरदार अदा करेगी। जॉब रिप्लेसमेंट की बात हुई, नई जॉब्स क्रिएशन की बात हुई, साथ साथ हमने देखा गोल्डी रूल अपनाना चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा जो है ना ऑप्टिमिस्टिक और बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। तो ये वो टॉपिक्स थे जो उसके अंदर कवर किए। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। साथ साथ आप इस टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हैं हमारे पैनल के ऊपर, स्लैक के ऊपर भी आपको अगर कोई डिस्कशन करना है अपने क्वेश्चंस रेस कर सकते हैं और क्वेश्चंस उठा सकते हैं, वहाँ पर आंसर किए जाएंगे। आपने इस पूरे कोर्स की जो है वो अच्छी तरह तैयारी करनी है। इसका एग्ज़ाम आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना है इंशाल्लाह, और आई होप कि सब लोग अच्छे से पास हो। अब चूँकि ये वाला पार्ट हमारे कोर्स का इख्तिताम हो चुका है इसका, और जैसा कि हमने अनाउंस किया था कि हम हर चीज़ का टेस्ट लेंगे और एक एक्सट्रीम लेवल का टेस्ट होगा, मुश्किल भी होगा, इसकी आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो इस लेक्चर के अंदर मैं आपको ये गाइड करूँगा कि इस पूरे क्विज़ की जो AI फॉर एवरीवन का होगा आपका, इसमें आपने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, इसमें क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे और इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि इसका टेस्ट आपका ऑनलाइन होगा, सिस्टम पर बैठकर होगा, रिटन टेस्ट नहीं होगा। इस ऑनलाइन टेस्ट के अंदर आपके पास 57 क्वेश्चंस होंगे,
ये तमाम क्वेश्चंस MCQs बेस्ड होंगे, जिसके अंदर 3 से 4 आपके पास ऑप्शन आ रहे होंगे। हो सकता है बाज़ जगहों पर एक ही आंसर उसमें करेक्ट हो सकता है, मल्टीपल चॉइस आ रही है उसके अंदर ये होता है कि जहाँ आपके पास चेक बॉक्सेस हैं, ठीक है, वो मल्टीपल चॉइस आपको नज़र आ जाती है कि यहाँ एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, और जहाँ चेक बॉक्सेस नहीं हैं डायरेक्ट आपने सिर्फ सेलेक्ट करना है तो वहाँ पर सिंगल आंसर होता है। और क्वेश्चन के अंदर भी मेंशन होता है कि भाई इसका जवाब एक से ज़्यादा हो सकते हैं, हो सकता है सारे ही करेक्ट हों, हो सकता है एक करेक्ट हो या 2 करेक्ट हों। जहाँ पर मेंशन है कि एक से ज़्यादा सही हैं तो इसका मतलब वहाँ एक से ज़्यादा सही हैं, आपने वहाँ एक से ज़्यादा आंसर ढूंढने पड़ेंगे। वो एक से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और सारे भी सिलेक्ट करने पड़ सकते हैं। तो 57 क्वेश्चन हैं, MCQs बेस्ड होंगे। राइट लिखना आपको कुछ नहीं होगा, आपने सिर्फ आंसर जो है वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे। दूसरा सवाल होता है इसकी तैयारी कैसे की जाए। तैयारी के लिए पहला तो ये ऑब्जेक्ट है कि आप ये स्लाइड्स जो हैं वो आपके स्लैक के ऊपर आपको अवेलेबल होंगी। इन स्लाइड्स को आप डाउनलोड करें और इन लेक्चर्स को दोबारा से रिव्यू करना शुरू करें। आपने इन लेक्चर्स के नोट्स बनाए हुए होंगे, उन नोट्स को फॉलो करें और स्लाइड्स को फॉलो करें और चीज़ें जो हैं वो अपने नोट्स की शक्ल में तैयार करें। अच्छा, क्वेश्चनिंग हर छोटी बड़ी चीज़ की क्वेश्चनिंग होगी, बहुत डिटेल में होता है, कोई चीज़ स्किप नहीं होती। कोई टॉपिक बहुत कम ऐसा चांस होता है कि किसी टॉपिक को स्किप कर दिया, उसका क्वेश्चन ना बनाओ। हमारी कोशिश ये होती है कि हर टॉपिक को कवर किया जाए, किसी टॉपिक को छोड़ा ना जाए टेस्ट के अंदर, कि आप जो है ना वो सोच सकेंगे ये इंपॉर्टेंट है और ये अनइम्पॉर्टेंट नहीं। हर टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इसके लिए जो आप नोट्स तैयार करेंगे उसके अंदर आप इसको सेक्शन वाइज नोट्स बनाएं, जिस तरह हमने पढ़ा है सेक्शन वाइज। हमने लास्ट में देखा कि हमने 4 सेक्शन इसके अंदर कवर किए, उनके नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको, और अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। क्वेरीज़ आपको जो मुश्किल आ रही हैं स्लैक के ऊपर, उन क्वेरीज़ को डालेंगे, मैं आपकी उन क्वेरीज़ को आंसर करूँगा और दूसरे लोग भी आंसर करेंगे जो स्लैक के ऊपर आपकी हेल्प के लिए मौजूद हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग इंशाल्लाह बेहतरीन टेस्ट पे परफॉर्मेंस देंगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे। जज़ाकल्लाह।